हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास जो थी अपनी उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में काफ़ी सारी स्टडीज़ की हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिपेंडेंसी के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके एक्सियल पॉइंट, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक टॉर्क से रिलेटेड। टॉर्क, ये टॉर्क जो है इसी से हमें समझना है कि अगर हम किसी भी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स जो हैं वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, जिनकी वजह से उसके ऊपर क्या एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है। तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है वो होती है टॉर्क। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक वी कैन ड्रॉ ए डायग्राम। इन दिस डायग्राम फर्स्टली वी used uniform electric field like this format. ठीक है, this is the uniform electric field. Uniform electric field, that means parallel to each other, every field lines parallel to each other, मतलब difference between them, that means this one is B, also this one is B and also this one is B, just like uniform electric field. That means we can say that every point of this field, in this field the magnitude of electric field is same. तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने बनाई है और हमने इसको डिनोट कर दिया है ये वेक्टर ई से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये लीजिए। अब हमने क्या किया, अब हम एक डाइपोल लेके आए। ये लीजिए हमारा डाइपोल है जो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये हमारा डाइपोल है इस तरीके से। ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस तरीके से डाइपोल है। और ये है डाइपोल का सेंटर, ये डाइपोल का सेंटर बना दिया हमने। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं मिड पॉइंट पे, ये है डाइपोल का सेंटर। ठीक है, अब देखिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल जो है वो सपोज करते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल के ऊपर वो इसके ऊपर रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ होता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है F = QE। क्या होती है उस फोर्स की वैल्यू, F = QE। ये चीज़ हम स्टार्टिंग में ही स्टडी कर चुके हैं। जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे स्टार्टिंग में आई थी उसी टाइम मैंने आपको ये बताया था। तो ये जो दो चार्जेज हैं जिनसे ये डाइपोल बना है, इनके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपना फोर्स अप्लाई करेगी। और उस फोर्स के लिए हम यहाँ पे दिखाएंगे कि एक फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लग रहा है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स या सिमिलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वैल्यू होगी QE, फोर्स की वैल्यू QE। और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसको दिखाया हमने QE यहाँ से। अब देखिए ये बन गया आपके पास में एक डायग्राम। अब ये जो डायग्राम बना है हमारे पास, इस डायग्राम को अगर हम ढंग से देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि बोथ आर फोर्सेज सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है बट इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स, इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F नेट। ये ध्यान में रखना है हमें, मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। F नेट = 0 और कब, ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है, हमेशा 0 रहेगा। किस केस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ठीक है,
अब हमें ये भी पता है कि ये जो आपका डाइपोल है इसकी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये A है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट आपका O है, इसको O बनाया हमने, और बाकी की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये भी आपकी A होती है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 2A। तो ये हो गया। अब देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो डाइपोल है ये इस तरीके से है और इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो देखिए फोर्स जो लग रहे हैं ना वो ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो लाइन है, देखो दो केस होते हैं, एक तो फोर्स ऐसे लगे सेम लाइन में, एक इधर एक इधर, लेकिन ये ऐसे नहीं लग रहे हैं। ये देखिए बीच में इनके डाइपोल है, डाइपोल की वजह से ऐसे लग रहे हैं, सेम लाइन में नहीं है इनके। तो इसके लिए भी हम लोग एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं और उस स्टेटमेंट को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये सेम लाइन में यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ऐसे अलाइन नहीं है, ये अलाइन नहीं है, ठीक है, ऐसे लग रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो है ना ये रोटेट करने लग जाएगा। ये रोटेट मतलब ये एक्सिस है इसकी, ये इसकी एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, मास, सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं इसको। इसके रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, ये इधर से और ये वाली इधर से, ऐसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो गई है इसकी, ठीक है। ये समझना है हमें। तो अब हमें यहाँ से क्या निकल के आया, जो स्टेटमेंट यहाँ से निकल के आया उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हमने जो चीज़ अभी समझी है उसको हम राइट कैसे करेंगे। राइट करेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर applied on the डाइपोल के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, सेम अभी जो केस मैंने बताया आपको उसी तरीके से डाइपोल, बट don't have different line action, ठीक है, इस तरीके से ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। बट डोंट हैव डिफरेंट लाइन एक्शन, मतलब इनका जो फोर्स का जो एक्शन ऑफ लाइन है वो अलग अलग है, दोनों की डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे डोंट नहीं आएगा, बट हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, बट हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। शो दैट, तो उसकी वजह से क्या होगा, सो दैट इट रोटेट्स अबाउट, किसके रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास O, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके रिस्पेक्ट में या फिर एक्सिस के रिस्पेक्ट में O, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस टॉर्क, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। और यहाँ पे देखिए ये टॉर्क, यहाँ पे भी एक फोर्स है, यहाँ पे भी एक फोर्स है, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टॉर्क ऐसे लिख देते हैं, टॉर्क को टो से डिनोट करते हैं। टो इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ठीक है।
तो हमें इसके लिए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे ये है आपका टॉर्क और ये ऐसे रोटेट हो, ये आपका डाइपोल है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये ऐसे है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ऐसे, ये वाली डिस्टेंस जो है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी इसकी, ये डिस्टेंस जो है ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इसको हमने यहाँ से मिला दिया। इसी तरीके से यहाँ भी फोर्स लग रहा है तो इसकी भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये लीजिए ऐसे, ठीक। अब देखो ये कंपोनेंट बन गए इसके, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक, ये डिस्टेंस a है, तो हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा। इसके बारे में हमें पहले से पता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं हम, a cos थीटा और ये वाला a sin थीटा, दो कंपोनेंट बन गए, शायद दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। देखिए दो कंपोनेंट बन गए, दोनों के अलग अलग। अब फोर्स लग रहा है यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे देखिए टॉर्क जो है वो दोनों फोर्सेस के लिए अलग अलग टॉर्क होगा। तो हमने लिखा टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू τ1 मान लिया, दूसरे के लिए τ2 मान लिया, इस तरीके से। तो नेट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a sin थीटा प्लस f दूसरे के लिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a sin थीटा, दोनों के लिए सेम ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू आपके पास में क्या है, मैंने बताया था आपको, F इज इक्वल्स टू QE होती है फोर्स की वैल्यू। देन टो नेट इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है QE A sin थीटा और ये भी बन गया QE A sin थीटा दोनों। देन नेट टॉर्क बनेगा आपका, नेट टॉर्क यहाँ से 2 QE A sin थीटा, ये बन गया आपका। अब देखो इनको अगर मैं एक जगह लिख दूं, देखना आप लोग, अगर मैं ऐसे लिख दूं टो नेट इज इक्वल्स टू Q.2A इंटू E sin थीटा, ऐसे बना दिया इसको, मतलब तो एक ही निकला दोनों का। और ये जो चीज़ होती है आपको पता है ये किसके बराबर होती है, सिंस डाइपोल मोमेंट Q.2A के बराबर होती है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं P। तो टो नेट इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, क्या हो गया PE sin थीटा, इस तरीके से हमने इसको डिनोट किया, ठीक है। कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया? देखिए ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लीजिए हमने किया क्या है इसके अंदर। PE sin थीटा है आपके पास, क्लियर। अब देखो एक चीज हमें यहाँ पे देखनी है और वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे ये जो है ऐसे रोटेट कर रहा है आपका डाइपोल, यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, ये इसका जो रोटेशन है वो ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन। अब इसको लेके आते हैं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। दैट मीन्स τ1, ये देखिए τ1 और τ2 बोथ आर किस में है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो कंप्लीट जो नेट टॉर्क आया आपका, ये नेट टॉर्क, ये भी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है वो देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो थीटा एंगल बन रहा है आपका, इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, थीटा एंगल क्या है यहाँ पे, इज द एंगल बिटवीन P एंड E। P मतलब डाइपोल मोमेंट और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, P और E के बीच में बन रहा है। देखो कहाँ बन रहा है, ये है आपका थीटा एंगल,
ये लीजिए थीटा एंगल। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गई आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये P हो गया और ये E हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ये लीजिए ये आपका P है, ये आपका E है, ये आपका थीटा है, इस तरीके से। और इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, ये वाला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका, ठीक है। तो अगर ऐसा है हमारे पास में तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं, देखिए ठीक है। तो ये जो केस आया आपके पास, ये केस आ गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आया। तो अब देखिए हमने एक 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, टॉर्क के बारे में भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था। और ये जो अभी एक वेक्टर जो क्वांटिटी आई हुई है, ये स्केलर फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में है। अगर हम लोग एक स्टेटमेंट को कंसीडर करें, आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा, ये होता है कि नहीं, हमने ये पढ़ा है 11th क्लास में, मोशन इन ए प्लेन वाले चैप्टर में, जब वेक्टर पढ़ रहे थे उस टाइम। तो इसी फॉर्मेट में ये आया है आपका। दूसरी चीज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं ना आप, दूसरी चीज क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इस वजह से हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं सिमिलरली, ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम इसको, टो नेट, वेक्टर फॉर्म बना देंगे इसकी, वेक्टर फॉर्म टो नेट इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और साइन थीटा वहां से रिमूव हो गया, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। अब देखो क्या इसको उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, देखना आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टो नेट इज इक्वल्स टू E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम इसको ऐसा डिनोट नहीं कर सकते। दूसरी चीज देखो, ऐसा डिनोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा डिनोट करने के लिए एक तो इसका जो एंगल है बीच का और उसका सिंबल बदल जाएगा डायरेक्शन बदलने की वजह से। तो अगर देखिए P यहाँ है और E यहाँ है और थीटा एंगल यहाँ है, अगर इनका रोटेशन ऐसा है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और अगर इनका रोटेशन ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इनको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका नहीं है, वो हमने देखा, इनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे। ये वाली चीज़ हो गई आपकी। तो ये फॉर्मूला निकल के आया आपके लिए, ठीक है। अब हम इसके कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने एक केस तो ये याद रखना है आपको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल को हम रखते हैं तो उसके ऊपर अप्लाइड जो नेट फोर्स है वो हमेशा 0 होता है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो अब देखो और क्या केसेस बनते हैं इसके ऊपर, वो बताता हूं मैं आपको। हाँ जी, तो इसके अंदर हमने सबसे पहला केस लिया है कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब हो सकता है, किस केस में मैक्सिमम हो सकता है। उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने केस लिखा है, व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम। तो हमने देखिए क्या करना है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस वी नो दैट टॉ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, टो इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले में देखिए P क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये तो फिक्स हो चुकी हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक बार जितना किसी डाइपोल का बनना है वो बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ली है वो वेरी नहीं करेगी टाइम के साथ में, वो भी फिक्स है। तो टो की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी इस थीटा एंगल के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगी, इस थीटा एंगल के ऊपर। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी, टो की, व्हेन टो मैक्सिमम सॉरी ऐसे ही कर देते हैं डायरेक्टली, टो को अगर मैक्सिमम करना है आपको
तो क्या करना पड़ेगा आपको, टो मैक्सिमम करना है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। और साइन थीटा को मैक्सिमम करने का मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू है वो ±1 होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो ये वैल्यू है थीटा की, ये कब आती है ऐसी, जब वो 90 डिग्री हो एंड 270 डिग्री हो, इस केस में ही आएगी, ठीक है। तो हम इस केस में ही इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो उस केस में अगर इतनी वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए कि हमने 90 डिग्री वैल्यू ली, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को फॉलो करें, देयरफॉर टो इज इक्वल्स टू PE साइन 90 डिग्री। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, टो इज इक्वल्स टू PE, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। बट यहाँ से देखिए P इज इक्वल्स टू Q डॉट 2A होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2A इंटू E, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं इसको, देखिए अब देखिए परपेंडिकुलर लिया भाई, मैं 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिया यहाँ पे, ये ले लिया परपेंडिकुलर, ये आपका डाइपोल है, ये इसका सेंटर है, ये यहाँ पे +Q चार्ज, ये यहाँ पे -Q चार्ज, ठीक है। परपेंडिकुलर लिया है हमने, तो इस केस में हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, 90 डिग्री पे बना दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी जो डायरेक्शन होगी किसकी, P की डायरेक्शन ये है, P मतलब डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल बन गया 90 डिग्री। बना कि नहीं बना, बन गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको पता लग रहा है कि ये जो केस है, इस केस के अंदर जो रोटेशन होगा, ये फोर्स लगा इधर से, ये फोर्स लगा, ठीक। अब अगर हम इसको प्लस माइनस में ले रहे हैं यहाँ पे, और अगर मैं इसको 270 डिग्री पे लेके जाऊँ, मतलब इसको ऐसे घुमा दूँ, 270 डिग्री का मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा हमें इसको, तो हमने इसको यहीं बना दिया। देखिए ये तैयार हो गया है आपका, ये माइनस, ये इसका सेंटर O, ये इसका सेंटर O, ये -Q इधर आ गया, +Q इधर आ गया, ठीक। अब इस केस में देखिए इसके जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो ये है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो P की डायरेक्शन है वो ये हो गई आपकी, P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पे देखिए E की डायरेक्शन आपकी ये है, ये E की डायरेक्शन है इधर। तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो कितना हो गया है, यहाँ पे 270 डिग्री हो गया है। तो उस केस में इसका जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, इसका जस्ट उल्टा बन जाएगा, उल्टा रोटेशन करेगा ये, ठीक है। तो ये केस हमारे पास में निकल के आया है। तो इस केस में क्या नज़र आ रहा है आपको, इस केस में नज़र आ रहा है कि इन दिस केस डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर दिस केस P and E are perpendicular each other. For this case, dipole moment and electric field are कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है। अब एक और केस की बात करें हम लोग, देखो नेक्स्ट जो केस है अपना, वो आपके सामने है, व्हेन इज दिस टॉर्क मिनिमम और जीरो। जब टॉर्क मिनिमम और जीरो हमें करना है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को जैसे हमने लास्ट केस में कंसीडर किया था, उसी तरीके से इसमें भी कंसीडर करेंगे। यहाँ से देखिए, सिंस वी नो दैट टो नेट इज इक्वल्स टू होता है PE साइन थीटा। और आपको पता है लास्ट में मैंने बताया था कि ये थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी थीटा है। तो मिनिमम करना है आपको, तो उस केस में हम लिखेंगे टो नेट
को अगर मिनिमम करना है, आपको मिनिमम करना है, तो उस केस में आपको साइन थीटा को भी मिनिमम करना होगा, साइन थीटा भी मिनिमम करना होगा। और साइन थीटा को मिनिमम करना है तो थीटा को भी मिनिमम करना होगा, मिनिमम करना होगा। और थीटा मिनिमम दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये लीजिए 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो पोजीशन आ गई आपकी। दैट मीन्स साइन थीटा को मिनिमम करने का मतलब है साइन थीटा की वैल्यू 0 लेके आनी है हमें, और वो इस केस में आती है आपके पास। ठीक है, तो अब अगर इसको फॉलो करें हम लोग, क्या करें, फॉलो करें, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। दो डायग्राम बनाते हैं अपन, सबसे पहले इसी को फॉलो करेंगे, देखना आप लोग। और दो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखिए दो डायग्राम बनाए हमने। एक में लिखा यहाँ पे डायग्राम में व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और ये डायग्राम बना दिया हमने। ये लीजिए इस तरीके से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे लिखा हमने व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमने ये डायग्राम बनाया यहाँ पे ऐसे। ये भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमने एक डाइपोल लिया, ये लीजिए डाइपोल लिया हमने, ये डाइपोल है आपका, इस तरीके से दिखाया डाइपोल को। इसमें भी हमने डाइपोल लिया, इस तरीके से दिखाया। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब है P एंड E के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन P एंड E। डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री बनाना है। तो ये देखिए कैसे बनेगा आपका, ध्यान से देखिएगा आप इसके अंदर डायग्राम में। यहाँ पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव क्यू चार्ज। जैसे ऐसे था ये डाइपोल, याद कीजिए, सपोज कीजिए ऐसे था, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज था, ये एंगल थीटा था। इस थीटा को 0 कर दिया तो ये घूम के ऐसे हो गया, समझ में आया। तो प्लस क्यू इधर आ गया और माइनस क्यू इधर आ गया। ठीक, और ये इसका सेंटर बन गया O। ठीक है, अब देखिए फोर्स लगेगा इसमें, ध्यान से देखिएगा क्या लगेगा, फोर्स। तो इस प्लस क्यू की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फोर्स जो है वो लगेगा इस डायरेक्शन में, QE फोर्स अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो माइनस क्यू है, ये जो फोर्स लगाएगा वो होगा इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू इस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो आपका डाइपोल है, इस केस में स्ट्रेच हो रहा है, वो उसको खींच रहा है ऐसे, दोनों साइड से ऐसे खींच रहा है। लेकिन ये इस केस में देखिए, ध्यान से देखिए आप, नेट फोर्स तो 0 होता ही है, मैंने बताया था आपको। अब इस केस में क्या ये रोटेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एफ नेट, देखिए यहां लिख देता हूं, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब समझते हैं, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है इसका मतलब। इसका मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो डाइपोल था उस केस में ये अपनी एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा था, इसमें ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था बिल्कुल भी, ऐसे ऐसे घूम रहा था ये पंखे की तरह। लेकिन इसके अंदर ये ऐसे खिसक के यहाँ थोड़ी ना आया, यहाँ या ऊपर नीचे किधर भी नहीं गया। तो उस केस में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है इसका वो 0 था, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 होने की वजह से। अब इसमें देखिए, इसमें रोटेशन भी नहीं हो रहा है, मतलब टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इस केस में। मतलब ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। तो ये जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये डाइपोल है, इस डाइपोल को मैं ऐसे ऐसे खींच रहा हूँ दोनों साइड से, तो ये ना तो इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा, किसी भी साइड में नहीं घूमेगा, ऐसे एक जगह रुका हुआ रह जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस तरफ फोर्स, इस तरफ फोर्स, रोटेशनल नहीं हुआ, रोटेशन नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जैसे इसके लिए हमने बोला था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, उसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ठीक, और इसकी जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, स्टेबल।
कैसी होगी? स्टेबल कंडीशन होगी। और स्टेबल क्यों होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए स्टेबल क्यों होगी, वो उसका जो रीज़न है, देखिए हमने इससे पहले वाले जो केसेस पढ़े थे, जैसे हमने टो की वैल्यू निकाली, टॉर्क की वैल्यू निकाली, तो उसमें जो फोर्स लग रहा था वो किसी लाइन के अलोंग में नहीं था। मतलब हम इस चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा था उस केस में वो इस तरीके से लग रहा था, इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल आमने सामने नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था इस तरीके से, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपको साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे देखिए। उसके अंदर जो फोर्स है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में है और पहले वाले में सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं था। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन में होने की वजह से एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो इसके अंदर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों के दोनों जीरो हो गए। उस केस में हम बोल सकते हैं कि अप्लाइड नेट फोर्स तो ऑलरेडी जीरो था ही, अब इसके अंदर टो नेट की वैल्यू भी जीरो हो चुकी है। ये केस इसमें लागू हो गया। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम देखें तो इस केस में हमें साफ नजर आ रहा है कि इस केस में P की जो वैल्यू है वो ये है, डायरेक्शन ऑफ P मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एंड E की डायरेक्शन बोथ आर सिमिलर इन दिस केस। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक। इस केस में जो डाइपोल है वो बड़ा खुश रहता है। खुश क्यों रहता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना काम कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती रहती है, ठीक। और जैसे ही वो उसकी डायरेक्शन में आ गया तो उस पोजीशन को हम स्टेबल पोजीशन मान लेते हैं, वो स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। अब अगर आप इसको हल्का सा क्या कर दें, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, जैसे मान लीजिए आपने इसको ऐसा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, ये लीजिए ऐसे कर दिया थोड़ा सा, तो ये आपका नेगेटिव क्यू इधर हो गया, पॉजिटिव क्यू इधर हो गया। तो ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये टक वापस अपनी पोजीशन में आ गया। या फिर अगर हम इसको उल्टा करें, जैसे देख लीजिए ऐसे उल्टा कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया, ये आपका पॉजिटिव क्यू आ गया इधर, ये आपका नेगेटिव क्यू आ गया इधर। तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्यू जो फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखिएगा आप, उल्टा हो गया है। अब की बार पोजीशन बदल गई है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब की बार दोबारा से देखिए, फोर्स जो है वो इसको दोबारा से टक वापस उसी पोजीशन में ले आएगा। ये समझ में आया आपको? तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें एक बात का पता चला, इससे एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको थोड़ा कंक्लूजन इसके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। इसको इरेज करके मैं इसका कंक्लूजन लिखता हूँ। देखिए क्या है इसका कंक्लूजन, ये था थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन। व्हेन theta is equals to 0 degree then force same line of action, same line of action, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, F net is equals to 0 and tau net is equals to also 0, ठीक है। दोनों ही 0 में आ गए। और इस केस में क्या होता है, ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों है मैंने आपको बताया, स्टेबल इसलिए है सेम लाइन में है, ठीक। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। और इक्विलिब्रियम में क्यों है, इक्विलिब्रियम में इसलिए है कि दोनों की वैल्यू 0 है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों 0 हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये वाली चीज आ गई। अब अगर हम इस केस में आते हैं, चलिए इस केस में आते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा देखिए 180 डिग्री, मतलब P और E के बीच में ये जो एंगल बनता है ये किसके बीच में है, P एंड E के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन P एंड E। तो ये E की डायरेक्शन है और P की डायरेक्शन हमें उल्टी बनानी पड़ेगी। तो उल्टी बनानी पड़ेगी तो इस केस में हमें क्या करना है, -q इधर लिया प्लस q इधर लिया,
ठीक। और हमने डायरेक्शन बनाई, और डायरेक्शन बनाई तो P की डायरेक्शन नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q की तरफ हो गई, ये हो गई आपके P की डायरेक्शन, ठीक। इस केस में जो फोर्स अप्लाई होगा वो देखिए किस तरफ होगा, ध्यान से देखिएगा आप। फोर्स जो अप्लाई होगा उसको हमें शो करना है यहाँ पे। सोचिए जरा किस तरफ अप्लाई होगा फोर्स, नेगेटिव Q और पॉजिटिव Q की तरफ से किस साइड में फोर्स अप्लाई होगा, सोचिए, देखिए जरा। आपको पता है कि हमने जो इसमें फोर्स लगाया था सेम प्रोसेस इसमें लगाना है हमें, तो पॉजिटिव Q की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, ये वाली डायरेक्शन। ये फोर्स लगा आपका QE इधर, और नेगेटिव Q की वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये वाला फोर्स लगा इधर, ये लीजिए QE। दोनों फोर्स जो हैं ऐसे लग रहे हैं इसमें, ठीक है, दोनों फोर्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, ठीक। तो इस केस में भी देखिए क्या ये रोटेट करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। और इस केस में भी अगर हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालें तो इस केस में भी ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, ये मान लीजिए ये है आपका, क्या है ये, इसका सेंटर O, और इसको हमने अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ये जो चार्ज है Q ये इधर आ गया प्लस, और ये जो चार्ज है माइनस Q ये इधर आ गया माइनस Q। तो ये प्लस Q चार्ज लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स, और ये लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स, ये QE, और ये इधर भी QE। तो अब की बार ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रोटेट होना शुरू? मैंने आपको बताया कि ये जितना भी सिस्टम हमने पढ़ा है इसका एक ही मतलब निकलता है, ये टॉर्क वोर्क जो भी हमने लगाया है यहाँ पे, इसका एक ही मतलब निकलता है कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को अपनी डायरेक्शन में शामिल करने की कोशिश करती रहती है, मतलब वो उसको अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती रहती है, इसीलिए इसके अंदर वो रोटेशन होता है, टॉर्क लगता है। अब देखिए, अब इसकी अगर ये घूम के देखिए, ये तो घूमने लग गया, लेकिन घूमते 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 वापस ऐसे हो गया। कौन सी सिचुएशन में हो गया? इस थीटा इज इक्वल्स टू 0 वाली सिचुएशन में। प्लस Q इधर आ गया, नेगेटिव Q इधर आ गया, दोबारा से वही सिचुएशन आ गई पहले वाली, और अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है। लेकिन इन दिस केस में ये क्या है? अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस है ये आपका, ठीक है। ये चीज इसके अंदर होती है। अगर इसको इस साइड में डिस्प्लेस कर दें हम लोग, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया मान लीजिए, ठीक है, तो ये नेगेटिव Q आपका इधर आ गया, ये पॉजिटिव Q आपका इधर आ गया, ठीक है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया इसको, तो नेगेटिव Q जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ऐसे, ठीक, और पॉजिटिव Q है वो इस साइड में फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अब की बार देखिए ये ऐसे जाएगा, अब की बार ये ऐसे घूमेगा, टक 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 टक, और नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, वही पोजीशन आ गई, जैसे इसमें आ रही थी वैसे इसमें आ गई। तो ये हमेशा क्या करती है इलेक्ट्रिक फील्ड? हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करती रहती है। तो उस केस की वजह से ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दो केस बनते हैं। इनको हम राइट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो कंडीशन है उसको हम कैसे राइट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लिख के देखिए कैसे लिखेंगे इसको। जो कंक्लूजन निकला है उसको कैसे राइट करेंगे हम लोग, उसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए कंक्लूजन। तो इस कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं इन दिस केस, ऐसे लिख देंगे स्टार लगा के, इन दिस केस, ठीक है, व्हेन वी स्लाइटली ठीक है, डिस्प्लेस the dipole, then its gain oven position,
अपनी ओवन पोजीशन में आ जाता है। कब होता है ऐसा? जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंगल लिया आपने, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, एक जो दूसरा केस था उसमें भी हमने डिस्प्लेस किया तो भी उसी में किस में आ रहा है, वो कौन से केस में आ रहा है? जब देखिए थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल लिया तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड always tries to align the dipole along its oven direction। ये वाली चीज समझ में आया कुछ? ये है आपका फिनोमेना। टॉर्क कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसका रीजन क्या है, वो स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन, सब चीज़ें आपको मैंने इसके अंदर समझाई हैं। अब देखो पूरे जो टॉपिक को हमने स्टडी की, उस पूरे टॉपिक को स्टडी करने के बाद में हमें मिला क्या, फाइनली जो कंक्लूजन निकला वो क्या है? अगर हम लोग इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए, क्या ले आए? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा देखते हैं। जो कंक्लूजन निकला है उसके बेस पे हम लोग देखते हैं कि उस केस में क्या होगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे राइट कर, हाँ, तो ये जो केस है इससे देखिए यहाँ पे ये जो कंप्लीट केस है, इस कंप्लीट केस में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। क्या अप्लाई की थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में। तो हमें क्या मिला इस केस में? हमें मिला F net इज इक्वल्स टू 0 एंड टॉ नेट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ये दोनों केस में मिला। ये थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ठीक है। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री के केस में हमें ऐसा मिला। थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री के केस में हमें ऐसा मिला। अदर जो केस होंगे, अदर जो एंगल्स होंगे, अदर एंगल्स के लिए मे और मे नॉट बी 0। अदर एंगल्स के लिए मे और मे नॉट बी 0, ठीक है। अदर्स के लिए होगा कि नहीं वो उसको कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसी हो? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ नेट क्या होगा? मे और मे नॉट बी 0 और टो नेट इज इक्वल्स टू, ये भी क्या होगा? मे और मे नॉट बी 0। इसलिए हम इस नॉन यूनिफॉर्म वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, हम तो यूनिफॉर्म वाले को ही कंसीडर करते हैं। और यूनिफॉर्म वाले केस में हमेशा हमें एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि यूनिफॉर्म वाले केस के अंदर 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले केस के अंदर एफ नेट और टो नेट की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों इसके अंदर बनेंगे। बट इनके अलावा जो केसेस होते हैं उसके अंदर मे और मे नॉट भी 0। ये आपका टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम्स के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।